हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति। एक कण जिसका द्रव्यमान m और ऊर्जा E है, एक त्रिविमीय बॉक्स में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। त्रिविमीय बॉक्स में बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः A, B और C है। कण बॉक्स के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात कण पर बल का मान 0 होगा और विभव का मान हमने 0 ले लिया। चूंकि कण बॉक्स के अंदर गति कर सकता है, बाहर नहीं जाता, अतः कण पर विभव का मान बॉक्स के बाहर अनंत होता है। बॉक्स को हमने यहाँ ज्यामितीय रूप में दिखा रखा है। कण इस बॉक्स की दीवारों से टकराकर पुनः अंदर की ओर गति करता है। चूंकि बॉक्स के बाहर पोटेंशियल का मान इनफाइनाइट है, अनंत है, अतः कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी और वेव फंक्शन का मान भी 0 होता है। इसलिए कण के लिए वेव फंक्शन का मान केवल बॉक्स के अंदर होगा और बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए त्रिविमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हैं। त्रिविमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वह इस प्रकार है: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0, जहाँ पे m कण का द्रव्यमान और e कण की ऊर्जा को व्यक्त करता है। इस आंशिक अवकलन समीकरण को हल करने के लिए वेव फंक्शन, जो कि एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, मानते हैं कि यह तीन अलग अलग वेव फंक्शन जो एक्स वाई और जेड के इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन हैं, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वेव फंक्शन साई जो है एक्स वाई और जेड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मान समीकरण 1 में रखा और समीकरण को हमने एक्स वाई और जेड से भाग दे दिया, तो हमें इस प्रकार समीकरण मिलता है: 1 अपॉन एक्स प्लस इंटू डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इस समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दायां पद जो है, वह एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करता है और राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के तीनों पद अलग अलग एक्स वाई और जेड पर निर्भर करते हैं और परस्पर स्वतंत्र हैं। अतः एक्स में कोई भी परिवर्तन होगा तो केवल फर्स्ट टर्म पे इफेक्ट होगा, सेकंड दो टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, अर्थात तीनों पद जो है स्वतंत्र रूप से अलग अलग कांस्टेंट या नियतांकों के बराबर होने चाहिए। तो हम इनको तीन कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर के रूप में मान लिया और इनको हल करने पर हमारे पास समीकरण प्राप्त होती है: डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसी प्रकार y और z के लिए भी समीकरण मिलता है: डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और इन कांस्टेंट के मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास एक तीसरा समीकरण प्राप्त होता है: के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से हम ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं और इन तीन समीकरणों को हल कर हम वेव फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वेव फंक्शन का मान ज्ञात करते हैं। वेव फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए उसके एक्स पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम समीकरण 4 को हल करेंगे। तो जैसा हमने 1D बॉक्स में किया था, 1D बॉक्स के लिए, उसी प्रकार हम इस समीकरण को हल करते हैं और 1 डायमेंशनल बॉक्स में बाउंड्री कंडीशन थी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर x का जो वेव फंक्शन है उसका मान
क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हल करने पर हमारे पास x की जो वैल्यू मिलती है वह मिलती है 2m, सॉरी, √2/a साइन n1 पाई अपॉन a x, जहाँ पे n1 जो है वह इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक संख्या होती है जिसका मान 0 के अलावा सभी इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं। 0 होने पर वेव फंक्शन 0 हो जाता है, इसलिए 0 के अलावा कोई भी टर्म्स हो सकती है इसके मान के रूप में। और kx जो है, kx का जो मान है वह n1 पाई अपॉन a के तुल्य होता है। ठीक है। इसी प्रकार y और z के मान ज्ञात करने पर हमारे पास y का मान आता है √2/b साइन n2 पाई y अपॉन b, और z का मान आता है √2/c साइन n3 पाई अपॉन c z, जहाँ पे n2 और n3 भी इंटीजर वैल्यूज हैं जिनका मान 1 2 3 4 अप टू n, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है 0 के अलावा। चूंकि अब हमारे पास तीनों वेव फंक्शन के तीनों कंपोनेंट आ गए, तीनों का मान यदि हम साई के समीकरण में रखते हैं और तीनों को गुणा करके कंप्लीट वेव फंक्शन ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड केस में वेव फंक्शन का जो कुल मान है वह मिलता है कुछ इस प्रकार से। साई इक्वल टू √8/abc साइन n1 पाई x अपॉन a साइन n2 पाई y अपॉन b साइन n3 पाई z अपॉन c के तुल्य मिलता है। k के मान समीकरण में रखने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है। इससे हम ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, n1 पाई a अप का होल स्क्वायर प्लस n2 पाई b अप का होल स्क्वायर प्लस n3 पाई c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। इससे e का मान ज्ञात कर लें तो हमारे पास ऊर्जा का जो मान आएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट में n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हमारा बॉक्स जो है वह क्यूबिक बॉक्स लें, घन आकृति का है, तो तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान बराबर हो जाएगा। उस केस में वेव फंक्शन का जो मान है वह √8/ABC था, उसका मान हो जाएगा 2/a की पावर 3/2 साइन n1 पाई अपॉन ए एक्स साइन n2 पाई a पाई अपॉन a y साइन n3 पाई अपॉन a z। और एनर्जी की जो आइगन वैल्यूज हैं उसमें ए बी सी इक्वल हैं, तो ये कॉमन आके बाहर आ जाएगा। वैल्यू बचेगी हमारे पास में E इक्वल टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर ब्रैकेट में n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। इस कांस्टेंट टर्म को एक कांस्टेंट हम E1 से डिफाइन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी E इक्वल टू E1 ब्रैकेट में n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। जो E जो है वह कांस्टेंट टर्म्स को डिफाइन करता है और यह एनर्जी के न्यूनतम मान को शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम एक टर्म पढ़ चुके हैं डिजेनरेसी, अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता क्या होती है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एनर्जी की सेम वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा वेव फंक्शंस पॉसिबल है। जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं n1 n2 n3 की वैल्यूज में अगर चेंज किया जाए तो वेव फंक्शन क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। बट इसके सर्टेन कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल हैं जिनके लिए n1 n2 और n3 की वैल्यूज को अगर इंटरचेंज किया जाए तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वेव फंक्शन में इफेक्ट आएगा। अर्थात कुछ स्टेट ऐसी होंगी जिनके लिए डिफरेंट वेव फंक्शन यानी अलग अलग वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू समान मिलती है, तो वो ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। और ऐसे ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या जो है वह अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। तो अपभ्रष्टता की कोटि या डिजेनरेसी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के केस में हम यदि ऊर्जा स्तर
में डिजेनरेसी को देखें तो हमारे पास N1 N2 और N3 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये हमें पता है N1 N2 N3 का जो मान है वो इंटीजर वैल्यूज होती है और 1 से स्टार्ट होती है, तो इसका जो मिनिमम मान आएगा वह आता है 111। तो उसके लिए ई की जो वैल्यूज हैं वह N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर से 3E1 प्राप्त हुआ। और ये एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक ही वेव फंक्शन होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो अपवर्स्था की कोटि हमारे पास में आ गई 1। लेकिन नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स के केस में हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन जो हैं वेव फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उनके लिए 1 1 और 2। एनर्जी की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 6, तो 6E1। लेकिन अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो 1 2 और 1 के लिए भी सेम एनर्जी मिलती है, 2 1 1 के लिए भी सेम एनर्जी मिलती है, बट वेव फंक्शन जो है इस केस में हमारा अलग अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे z कंपोनेंट जो है उसमें 2 आ रहा है, इसमें n की जो वैल्यू है वो y के लिए 2 आ रहा है और इसमें x के लिए 2 आ रहा है। तो ये वेव फंक्शन में चेंज आ रहा है लेकिन एनर्जी की वैल्यू सेम मिल रही है। तो अपव्यवस्था की कोटि आ गई 1 2 और 3, 3 अपव्यवस्था की कोटि आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट एनर्जी लेवल मिलता है 2 2 और 1 के लिए, इसके भी 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एनर्जी की वैल्यू मिलती है 9E1 और अपव्यवस्था मिलती है 6। इसी प्रकार नेक्स्ट एनर्जी लेवल मिलता है 3 1 1 के लिए, इसके भी 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल 2 2 2, उसके लिए सिंगल एनर्जी लेवल ही मिलता है। एनर्जी की वैल्यू आती है 12E1। इसी प्रकार नेक्स्ट एनर्जी लेवल 1 2 और 3 के लिए एन के 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। 3 डिफरेंट वैल्यूज आती है, N1 की वैल्यू 1, N2 की 2 और N3 की 3 वैल्यूज। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर चेक करें तो हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिनके लिए एनर्जी की वैल्यू सेम मिलेगी 14E1, जबकि वेव फंक्शंस की 6 वैल्यूज मिलेगी। तो अपभ्रष्टता या डिजेनरेसी मिलती है हमारे पास 6। यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी लेवल का। ये एनर्जी लेवल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं ऊर्जा की मान के आधार पर, और यहाँ पर हमने अपभ्रष्टता की कोटि लिखी हुई है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।